तो जय हिंद दोस्तों, आइए सर स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 45। नमस्कार, कैसन बा, केम छो, केड़ो हाल है, कसक्काय, वालेकुम अस्सलाम। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 45 न्यू स्टाइल में। सर यहाँ पर सर देखिए, ये लेक्चर स्टार्ट होते के साथ ही आपको कुछ कॉन्सेप्ट सर हमें भी बताए थे जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, ताकि आप वो चीज़ को उस चीज़ का ये सारे कॉन्सेप्ट्स का आप हेल्प करके ये जितना ही फंडास वगैरह है कॉन्सेप्ट, ये सब आपको हेल्पफुल होगा जब आप सर क्वेश्चन को फेस करोगे तब। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन कॉन्सेप्ट्स को भी पढ़ते जाएंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन आता जाएगा सर, कॉन्सेप्ट पढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन देखते जाएंगे। तो बेसिक कंसेप्ट नंबर 1। तो सर नंबर 1, गुड सेंड टू ब्रांच। ठीक है सर, तो गुड सेंड टू ब्रांच 50,000 का, सॉरी 5 लाख का। ठीक है सर, तो मान लीजिए हेड ऑफिस कहता है कि भाई हमने गुड सेंड कर दिया ब्रांच को 5 लाख का। ठीक है, ओके सर। बट इस एग्जांपल को देखने से पहले सबसे पहले ये देखिए कि नंबर 1, गुड सेंड टू ब्रांच 5 लाख का एंड गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस 4,80,000 का। फ़िलहाल आप सर अमाउंट को छोड़ दीजिए, आप फ़िलहाल बस इतना बताइए कि क्या गुड्स सेंड टू ब्रांच और गुड्स रिसीव फ्रॉम ब्रांच, ठीक है, ये दोनों एक ही है या अलग अलग होता है, या हमेशा अलग अलग रहता है सर, या कभी कभार ही सर सिर्फ ऐसा होता है। तो सर इसका पॉइंट ये है कि यस, ये दोनों अलग अलग हो सकता है। अब कैसे होगा अभी हम आपको सर समझाते हैं। मान लीजिए एक स्टोरी के थ्रू सर समझते हैं। ठीक है, अब ये स्टोरी है कि हेड ऑफिस कहता है कि भाई हमने गुड्स सेंड किया ब्रांच को 5 लाख का। ठीक है, बट ब्रांच कहता है, ठीक है, ब्रांच क्या कहता है सर, ब्रांच कहता है कि गुड्स रिसीव हुआ है हेड ऑफिस से सिर्फ 4,80,000 का। तो सर ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे चलेगा सर जी, कैसे होगा सर जी, बाकी मैं न जानी। तो यहाँ पर सर आप देख सकते हैं कि डिफरेंस हुआ कुछ 20,000 अमाउंट का। तो ये क्या होता है, देयरफॉर गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट 20,000 का, मतलब ट्रांजिट मतलब सर मतलब रास्ता में है। ठीक है, अभी पहुंचने वाला है, अभी पहुंचा नहीं है। ठीक है सर, ओके। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। मान लीजिए सर मार्च मंथ में 5 पार्ट्स में हमने सर, हम हेड ऑफिस हैं, ठीक है, मान लीजिए हम हेड ऑफिस हैं और आप ब्रांच हो। ठीक है, तो सर हम 5 लाख का ये जो था अमाउंट, इसको हमने सर पार्ट में आपको भेजा। ठीक है, मतलब 1 लाख एक बार, फिर कभी 2 लाख, फिर कभी 2 लाख। ठीक है, 2 लाख नहीं, लास्ट में 1 लाख मान लीजिए। ठीक है, और लास्ट में क्या 80,000 भेजे थे। ठीक है, 80,000, तो सर कितना हो गया, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, फिर 1 लाख, 4 लाख और ये 80,000। तो सर 4,80,000 मान लीजिए हमने आपको पार्ट में भेज दिया। ठीक है, जैसे देखिए 1 लाख 1 लाख करके लास्ट में 1 लाख 1 लाख करके इस टाइप का सर भेजे 80,000 तक, 4,80,000 आपको दे दिए। ठीक है सर, 4,80,000। ठीक है, पर देखिए हुआ क्या सर कि लास्ट में 31 मार्च को, जो लास्ट डेट है सर मंथ का, ठीक है, तो सर हमने 20,000 का गुड्स उस दिन भी हमने आपको भेजा, मतलब हेड ऑफिस ने 31 मार्च को गुड्स भेजा, किसको सर, ब्रांच को। ठीक है, हेड ऑफिस ने किसको गुड्स भेजा सर, हेड ऑफिस ने गुड्स भेजा ब्रांच को 31 मार्च को। इस केस में क्या होगा सर, गुड्स इन ट्रांजिट क्रिएट हो जाता है बीच में। क्यों सर, क्योंकि मंथ का लास्ट डेट है। ठीक है, और सर आपने गुड्स भेजा है 31 मार्च को। 31 मार्च को हम बुक, अब देखिए होता क्या है सर कि मान लीजिए हेड ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार आपने आपको हेड ऑफिस की जगह पे रखिए। हेड ऑफिस क्या कहेगा, भाई हम तो ये 20,000 का ही भेज दिए, मतलब टोटल 5 लाख का भेज दिए, तो हेड ऑफिस तो 5 लाख का एंट्री कर देगा इस मंथ के एंड पे। 31 मार्च को मान लीजिए सर हमने 12 बजे स्टॉक को अपने गोडाउन में से निकाल करके ट्रांसफ़र कर दिया, मतलब भेज दिए सर ब्रांच के लिए। बट क्या वो उसी दिन पहुंच रहा है, शाम तक तो पहुंचेगा नहीं। मान लीजिए सर 2 दिन 3 दिन लग नेक्स्ट डे पहुंचेगा, कितना भी सामने, तो मान लीजिए सर नेक्स्ट डे पहुंचेगा मेरे ब्रांच पर। ठीक है, तो जाहिर सा बात है हेड ऑफिस सर थोड़ा मतलब पीछे ही कहीं होगा, और ब्रांच हमेशा सिटी, मेन सिटीज़ वगैरह में रहता है। ठीक है, तो ताकि हम सर अच्छे से कम सस्ते में सर वहाँ से क्रिएट कर सकें, और फिर हम टाउन में, क्योंकि टाउन में अगर उतना एरिया लेके आप बनाएंगे फैक्ट्री मान लीजिए, तो सर वो चीज़ आपको ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। वो तो खैर कॉस्टिंग चैप्टर का बात है, वो अलग चीज़ है। ठीक है सर फिलहाल इस पर ध्यान दीजिए। ओके,
तो क्या बोल रहे थे सर कि 1 लाख करके पार्ट पार्ट में आपको सर 5 लाख का, मान लीजिए लास्ट में हेड ऑफिस ने भी लास्ट में 20,000 का आपको 31 मार्च को भेज दिया, बट वो तो सर ब्रांच जो है, ब्रांच तो वो दूसरे सिटी में है, तो 20,000 का गुड्स तो सर अभी रास्ते में ही है, ब्रांच के पास पहुँचेगा नेक्स्ट डे को। तो यहाँ पर दोनों में इसलिए डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है सर, ₹20,000 का, बिकॉज ये भी रास्ता में है। तो सर ऐसा गुड्स जो भी रास्ता में है, ठीक है, और इस टाइप का अगर डिफ्रेंशिएशन होगा तो इसको क्या कहते हैं, ये 20,000 को कहेंगे सर गुड्स इन ट्रांजिट। ठीक है, अब आप सर अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए तो आगे सर देखते हैं फंडा। ज़रूरी नहीं है कि सेम डेट पर ही हेड ऑफिस का भेजा हुआ गुड्स ब्रांच को रिसीव हो जाए। जैसे इस केस में देखिए सर 31 मार्च को भेजें और वो मान लीजिए सर अगर 1 अप्रैल को भी होगा तो वो सर अगले मंथ वाले में चला गया ना, और ये तो प्रीवियस मंथ में रह गया, इसलिए सर ये डिफरेंस क्रिएट हो गया। ठीक है क्योंकि सर हेड ऑफिस जब भी ब्रांच को भेजेगा तो ये थोड़ी देखेगा कि मंथ का एंड डेट है या मंथ का कौन सा डेट है, भाई ज़रूरत है ब्रांच को तो उस हिसाब से भेज दिया जाएगा, तो हमें उस हिसाब से सोचना है सर। ठीक है, ओके। तो अब सर देखिए हम इसका सर 2 टाइप्स का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या करेंगे सर, या तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, और जब आप मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट जब आप ब्रांच का बनाएंगे, ठीक है, ये बनाता कौन है सर, ये एचओ ही बनाता है। ठीक है, यस सर। तो जब बनाओगे तो आप सर यहाँ ऐसे लिख सकते हो, गुड सेंड टू ब्रांच 5 लाख इस साइड में, दैट इज़ डेबिट साइड। ठीक है सर, इफ़ यहाँ 5 लाख अमाउंट लिखेंगे, क्योंकि सर आपको तो ऑलरेडी पता है सर, अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं ज़िंदगी में कि गुड सेंड टू ब्रांच इधर होता है ब्रांच के ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है सर, ओके। तो इफ़ यहाँ 5 लाख अमाउंट लिखेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक में ऐसा दिखाना पड़ेगा। कैसा दिखाना पड़ेगा सर, अगर आप यहाँ 5 लाख लिख दिए तो मतलब बी ऐसा दिखाना पड़ेगा, मतलब ये सर GIT यहाँ पर आपको 20,000 शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए नॉर्मली तो सर ये तो लिखते ही हैं, ये तो सर नॉर्मली आपको लिखना ही है क्लोजिंग स्टॉक विथ ब्रांच। ठीक है, विथ ब्रांच सर 4,80,000 पहुँच चुका था पहले ही इस मंथ में, और अगर आप यहाँ पर 5 लाख अमाउंट लिखेंगे तो यही कहना चाह रहा है ये पॉइंट, ये अगर आप यहाँ पर 5 लाख लिखते हो तो आपको इस टाइप का, जैसे बी नंबर एंट्री, यहाँ पर भी आपको ये भी एंट्री मतलब दिखाना पड़ेगा अपने, सॉरी, ये भी एंट्री करके आपको इस टाइप से सर प्रेजेंटेशन करना होगा अपने ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, दैट इज़ GIT 20,000। ठीक है सर, फिर आ जाइए टाइप 2 को भी थोड़ा सा समझते हैं। टाइप 2 देखिए, ये भी एचओ ही बनाता है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट का ही बात चल रहा है, ब्रांच अकाउंट का सर सिर्फ प्रेजेंटेशन का बात है। गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस 4,80,000। ठीक है, यहाँ इफ़ 4,80,000 लिखेंगे तो नॉर्मली नीचे क्लोजिंग स्टॉक भी ऐसे लिखेंगे, नॉर्मली से लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक विथ ब्रांच 4,80,000। ठीक है सर, तो यही सर दोनों हमारे पास टाइप का प्रेजेंटेशन था। ठीक है, तो दोनों ही टाइप्स में सिर्फ प्रेजेंटेशन चेंज है बट आंसर सही ही आएगा। ये बात सर ध्यान में रखिएगा कि सिर्फ प्रेजेंटेशन चेंज है बट आंसर सर आपका सही ही आएगा। बट अकॉर्डिंग टू सर क्या कहते हैं कि भाई टाइप 1 इज़ द बेस्ट। ठीक है, टाइप 1 इज़ द बेस्ट बिकॉज टाइप 1 में GIT दिख रहा है अलग से। ठीक है सर, बट हम क्या कहते हैं सर कि भाई फॉलो ICI। ठीक है, क्योंकि ICI को फॉलो करिए, जो वो सर उपाय बता रहा है वो तो भाई आपको करना ही पड़ेगा। ये तो सिर्फ सर आपके लिए क्या है, मतलब एक आप समझ सकते हो कि ये भाई आपको समझाया जा रहा है कॉन्सेप्ट। ठीक है, बट आपको सॉल्व किस तरह से करके दिखाना है, जैसे ICI ने किया है। ठीक है सर, तो इसीलिए बेस्ट कौन सा रहेगा, सर के अकॉर्डिंग ये बेस्ट रहेगा और मेरे भी अकॉर्डिंग, क्योंकि आप यहाँ देखिए सर प्रेजेंटेशन कितना मस्त लग रहा है। ठीक है, ओवरऑल 5 लाख इधर भी दिख रहा है और यहाँ पर भी सर 5 लाख का हिसाब दिख रहा है, मतलब ये पता चल रहा है कि हाँ भाई कुछ गुड्स 20,000 का अभी रास्ता में है, अभी आने वाला है GIT, और यहाँ सर ऐसा कुछ मालूम ही नहीं चल रहा है, इसलिए ये थोड़ा सा सर को ऑड लगा, हमको भी ऑड लगा, तो सर टाइप 1 इज़ द बेस्ट। ठीक है, अब आ जाइए सर कॉन्सेप्ट नंबर 2, एग्जाम्पल बेस्ड ऑन क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन, जो कि अभी हम सर आगे करेंगे आपके साथ डिस्कशन। ठीक है सर, तो आइए कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या कहता है कि सर नॉर्मल लॉस या वेस्टेज, ठीक है, नॉर्मल लॉस हो या वेस्टेज हो, दैट इज़ ये भी है आपका सर लॉस ऑफ स्टॉक विच वॉज ऑलरेडी एंटिसिपेटेड मतलब सर
मतलब एंटिसिपेटेड का मतलब विच वॉज ऑलरेडी विच वॉज ऑलरेडी एंटिसिपेटेड, मतलब दैट इज़ पहले से ही पता था कि ये लॉस होगा ही। ठीक है सर, उसी को कहते हैं हम नॉर्मल लॉस, जो हमें पहले से पता होता है। यस सर। पॉइंट नंबर 2, एबनॉर्मल लॉस, लॉस ऑफ स्टॉक विच वॉज नॉट एंटिसिपेटेड अर्लियर एंड विच इज़ ओवर एंड अबव नॉर्मल, मतलब पहले से पता नहीं था कि लॉस होगा। ठीक है सर, और वो हो गया। या फिर मान लीजिए पहले से सर आपने एज्यूम किया था कि 5,000 का ही लॉस होगा, तो नॉर्मल लॉस 5,000 मान लिए थे, बट वो हो गया 10,000। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा 5,000 हो गया, 5,000 दैट इज़ 5K। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा हो गया सर 5,000 का आपके लिए, वो क्या हो गया सर, एबनॉर्मल लॉस। और कभी कभार ऐसा भी लॉस जो कि सर आपको पता ही नहीं था, एक अचानक उठ के मुंह उठा के आ गया आपके केबिन में। ठीक है, ज़िंदगी में तो क्या करेंगे भाई, केबिन में आया है तो भाई भगा तो सकते नहीं है, पी&एल को बुला के, एक अचानक आ गया तो पी&एल को बुला के राइट ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है सर। तो देखिए, क्योंकि देखिए होता क्या है सर, मान लीजिए आप, जैसे अब आप ऐसे समझिए कि आप अपने केबिन में बैठे हुए हैं सर, मस्त ज़िंदगी में सर चाय पी रहे हो। ठीक है, एकदम बाहर ऊपर से सर बैठ के फ्लोर से ज़िंदगी के मज़े ले रहे हो, देख रहे हो सिटी को। ठीक है, तो सर आपको पता है कि भाई आज मेरे पापा आने वाले हैं 11 बजे। ठीक है, मान लो एग्ज़ाम्पल, आप कहीं बैठे हो चाय पी रहे हो, ठीक है, आपके ऑफिस में। ठीक है, आपको पता है कि भाई मेरे पापा आने वाले हैं 11 बजे। ठीक है सर, तो वो क्या हुआ, नॉर्मल लॉस। मतलब आपको पता है कि पापा आएंगे, तो आप उसके लिए रेडी हो 11 बजे। और मान लीजिए सर ये एबनॉर्मल लॉस, ये क्या है, ज़िंदगी में आपको पता ही नहीं था सर जी, ये बहुत इन्हें कहो ये आपकी वाइफ टपक गई सर आपके ऑफिस में और दे झगड़ा। अब क्या करेंगे सर, वाइफ को तो भगाएंगे नहीं, तो क्या करिएगा, समझाइएगा वहाँ पर। तो वैसे ही सर एबनॉर्मल लॉस क्या किया, आ गया झगड़ा करने के लिए, पता ही नहीं था कि भाई ये आ रहा है। ठीक है, तो पता ही नहीं था कि सर आ रही है झगड़ा करने, तो पता तो पहले से ही कुछ ना कुछ सेटिंग किए रहते हैं, भागे रहते हैं। बट भाई पता ही नहीं था कि झगड़ा होगा, तो सर आप तो रेडी थे नहीं। तो अब क्या करेंगे सर, ऑफिस में आ गए तो भाई झगड़ा को शांत करने के लिए कुछ ना कुछ सेटलमेंट करना होगा, बात सुनना होगा, समझाना होगा। ठीक है सर, वरना भाई साहब आपकी तो भाई ऑफिस में वाट लग गई। ठीक है सर, तो देखिए, तो इस तरह से क्या हुआ कि एबनॉर्मल लॉस को क्या कहेंगे सर। अब एबनॉर्मल लॉस एक अचानक टपक गया आपके ऑफिस के केबिन में, तो सर इसको राइट ऑफ सेटलमेंट तो करना होगा पी&एल से। और अगर नॉर्मल लॉस आता तो हमको पता ही था कि भाई ये तो आने ही वाले हैं, तो इनको तो भाई पहले से ही हम पी&एल से राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है, ओके सर, मतलब पी&एल से सर वो सेटिंग कर देंगे। ठीक है, पहले से ही वो एज्यूम है। ठीक है, पहले से ही एज्यूम होगा तो वो सर पी&एल में जाएगा ही नहीं, ये चीज़ मतलब बोलने का मतलब है। और जो कि सर हमको पता ही नहीं था, तो उसको तो सर पी&एल से भेजना होगा। तो उसी से रिगार्डिंग सर आइए ट्रीटमेंट, कहानी बहुत सुन ली है, अब आइए ट्रीटमेंट के ऊपर। ठीक है सर, तो देखिए ट्रीटमेंट नंबर 1, नॉर्मल लॉस के लिए, नॉर्मल लॉस क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट में ओनली जाके रह जाएगा। ठीक है सर, टू फाइंड आउट करेक्ट जीपी, ये सर हम आपको दिखाएंगे ये कहाँ तक रहेगा, ये सारा चीज़ अभी एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में, टेंशन नहीं। और पॉइंट नंबर 2, दैट इज़ एबनॉर्मल लॉस, इसका ट्रीटमेंट सर 2 जगह होगा। देखिए ध्यान से देखिए, नॉर्मल लॉस सिर्फ एक ही जगह जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है सर, और वो भी क्रेडिट साइड में जाके बस रुक जाएगा। और एबनॉर्मल लॉस भी क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ठीक है सर, टू फाइंड आउट करेक्ट जीपी। बट ये सर इसके लिए, इसके में एक ये एडिशनल खूबी है कि अगर ये एबनॉर्मल है तो सर इसको आपको डेबिट साइड ऑफ पी&एल में ही भेजना पड़ेगा, एक्चुअल लॉस के एबनॉर्मल लॉस के नाम से। ठीक है सर, एक मिनट। ठीक है सर, तो आपको भेजना पड़ेगा लॉस के नाम से, वहाँ पर आपको बुकिंग करना होगा। तो देखिए सर, तो एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल, जो कि एक्चुअल भी मान लीजिए एक अचानक हो गया, हमको पता नहीं था, तो एक्चुअली में मेरे को लॉस कितना हुआ वो भी सर आप निकालते हो, दैट इज़ एबनॉर्मल लॉस। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको काट के यहाँ पर से आप एबनॉर्मल लॉस को ले सकते हो। ठीक है, बात उसी का हो रहा है, एबनॉर्मल लॉस का। तो सर ये कहाँ जाता है सर, एक तो ये सर क्रेडिट का ट्रेडिंग पीरियड, ट्रेडिंग, एक तो सर, एक मिनट यार, ये पेन भी कभी कभार अटक जाता है। एक तो सर ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा सर, क्रेडिट साइड में। ठीक है, और दूसरा सर पी&एल में जाएगा। ठीक है,
और वो भी डेबिट साइड में P&L का। डेबिट साइड क्यों सर? टू रिकॉग्नाइज द लॉस, मतलब लॉस को बुक करने के लिए सर जी। ठीक है, तो आइए फिर इसी का सर हमने कुछ बना के, मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपना बना करके लिखे थे, जो कि सर समझाने के लिए था। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स, कॉन्सेप्ट 2 का ही पार्ट है रिगार्डिंग स्पॉइलेज और शॉर्टेज। नॉर्मल लॉस हो तब और नॉर्मल लॉस हो तब। तो देखिए सर, स्पॉइलेज या शॉर्टेज इफ़ क्वेश्चन में बोला जाए स्पेसिफिकली कि एज्यूम करें नॉर्मल लॉस, तो ही P&L में नहीं जाएगा। ठीक है, स्पॉइलेज और या शॉर्टेज। ठीक है सर, सारा चीज़ें डिस्कस करेंगे जब आपको क्वेश्चन 11 सर पहले डिस्कस करवा देंगे, तो सर समझ में नहीं आएगा, इसीलिए एक बार बता देते हैं। फिर जब सर क्वेश्चन नंबर 11 को हम डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद जब फिर आप दोबारा इस नोट्स को पढ़िएगा, आपको सर समझ में आ जाएगा कि ये नोट्स एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो घबराइएगा नहीं, उड़ने का वक़्त आ गया नर्वस आइएगा नहीं। वो चिड़िया वाला एक्ट था ना सर, वही थोड़ा सा ट्राई कर रहे थे ओके सर, तो आइए, तो ये कहाँ जाएगा सर? सिर्फ क्रेडिट में लिखकर ट्रेडिंग में ही छोड़ दो, इसका काम ख़त्म नॉर्मल लॉस का। अब देखिए सर, अब नॉर्मल लॉस का कमाल, स्पॉइलेज या शॉर्टेज अदरवाइज हो, तो देखिए अदरवाइज स्पॉइलेज या शॉर्टेज इफ़ क्वेश्चन में कुछ ना बोला जाए इससे रिलेटेड कि शॉर्टेज या स्पॉइलेज क्या है, नॉर्मल लॉस है या कौन सा लॉस है, तो इसको आप क्या मान लेंगे सर? तो देखिए, ना बोला जाए तो इससे रिलेटेड तो जनरली इसको एज्यूम करते हैं कि एबनॉर्मल लॉस है। ठीक है, एंड P&L में भी जाएगा इस टाइप का लॉसेस। ठीक है सर, जो कि इस चैप्टर के लिए है ये बात है। ठीक है सर, तो आप देख रहे हैं नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस में क्या अंतर है। और देखिए सर, ट्रीटमेंट क्या होगा ट्रेडिंग में सर? जाएगा ही नंबर 1, देखिए सबसे पहले ये कहाँ जाएगा? ये दोनों में ही जाएगा। नंबर 1 ट्रेडिंग में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है सर, और नंबर 2 P&L में कॉस्ट पर जाएगा। ठीक है सर, टू रिकॉग्नाइज द लॉस, मतलब लॉस को बुक करते हैं P&L से, क्योंकि पता नहीं था एक अचानक हो गया, तो इसी वजह से सर। ठीक है, तो देखिए सर, सिंपल सा ओवरऑल कंक्लूज़न क्या है? ओवरऑल कंक्लूज़न यही है कि नॉर्मल लॉस जो है वो अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला जाए तो ही आप मानिएगा उस लॉस को कि ये भाई नॉर्मल लॉस है, और उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? सिर्फ एक जगह ट्रेडिंग में लिखकर छोड़ दीजिएगा। अगर क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं बोला गया, एकदम क्वेश्चन साइलेंट है लॉस के मामले में, तो उस लॉस को क्या मानना है सर? शॉर्टेज और जो स्पॉइलेज हो रहा है, ये दोनों वर्ड सर यहाँ पर लॉस के लिए यूज़ होता है। ठीक है, लॉस मतलब शॉर्टेज या स्पॉइलेज। ठीक है सर, तो ये बात को ध्यान रखिएगा। इस चैप्टर में लॉस को कहते हैं स्पॉइलेज या शॉर्टेज। ओके सर, तो अदरवाइज अगर कुछ भी ना बोला जाए सर क्वेश्चन में, ठीक है, तो जनरली क्या मानेंगे हम? एबनॉर्मल। और ये कहाँ जाएगा सर? ट्रेडिंग में तो जाएगा ही, प्लस P&L में भी जाएगा। तो देखिए वही चीज़ें सर कहा जा रहा है। ठीक है, अब देखेंगे अभी सर इसका हम प्रैक्टिकल देखेंगे एकदम जस्ट इसके बाद देखने ही वाले हैं। तो देखिए नोट, इफ़ नथिंग इज मैंशनड इन द क्वेश्चन वी शॉल एज्यूम दैट लॉस इज एबनॉर्मल इन नेचर। वही बात लिखा हुआ है सर कि अगर कुछ भी मेंशन नहीं होगा तो क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं होगा तो ऑलवेज एज्यूम करें कि वो एबनॉर्मल लॉस है। नंबर 1, क्वेश्चन में कुछ ना बोले तो एबनॉर्मल लॉस मान लें। और नंबर 2, एंड क्वेश्चन में स्पेशली बोल दे अगर, ठीक है, कि नॉर्मल माने तो हमें भी नॉर्मल, तो हम भी नॉर्मल मान लेंगे। ठीक है सर, अगर क्वेश्चन बोल देगा तो। ठीक है, अब आ जाइए सर फाइनल अकाउंट में, थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं, उसके बाद सर क्वेश्चन नंबर 11 को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्या कहता है सर? फाइनल अकाउंट सिस्टम अभी तक आपने जो भी पढ़ा सर उसी के बेस पे बता रहे हैं। ठीक है, दिस मेथड इज़ फुल्ली डिपेंड अपॉन ट्रेडिंग अकाउंट, आपने देखा ही है, और कॉस्ट बेसिस। इसका सर फर्स्ट वाला मेथड का नाम ही क्या है? कॉस्ट बेसिस नाम है सर। ओके, दैट इज़ कॉस्ट पर लाना है अमाउंट को, कैसे भी हो, कहीं भी हो, एक धर्म एक कर्म। कॉस्ट बेसिस मतलब कॉस्ट पर लाना है अमाउंट को। ठीक है सर, क्योंकि कैलकुलेशन हुआ कॉस्ट बेसिस पर। ठीक है सर, ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे, नहीं ये वहाँ से आता है। ठीक है, यहाँ पर सर क्या है कि ट्रेडिंग अकाउंट आप बना रहे थे इस मेथड में। अभी तक हमने यही चीज़ सीखा है कि भाई इस मेथड में हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे थे हेड ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड HO ही बना रहा था। ठीक है सर, बट ये बना किसका रहा था? ब्रांच के लिए, जो कि डिपेंडेंट है
HO के ऊपर, वैसे ब्रांच के लिए। ओके सर। फिर देखिए सर, मेमोरेंडम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ईच एंड एवरी फिगर ऑफ ब्रांच एट कॉस्ट प्राइस पर ले। क्यों ले सर? रीज़न बिकॉज हेड ऑफिस खुद मेंटेन कर रहा है, मतलब पापा होता है, ठीक है सर। आपके पापा, मान लीजिए हम, हमारे पापा हमारे हेड ऑफिस और हम सर क्या हैं, उनका ब्रांच, ठीक है सर। तो जब वो सब कुछ जानते हैं तो भाई एंट्री तो बनता है ठीक है सर। तो यही चीज़ें सर जी लिखी हुई है, ठीक है। फिर आप देख सकते हो टू ओपनिंग कॉस्ट पर है, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट कॉस्ट पर है, ठीक है। परचेजेस वगैरह, एक्सपेंसेस वगैरह जो भी चीज़ें यहाँ, नहीं ये तो नीचे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, देखिए जो भी चीज़ें आ रहा है सर यहाँ पर सब कुछ कॉस्ट पर आ रहा है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक है तो ये भी आया कॉस्ट पर। सिर्फ एक चीज़ सर ये देखिए, ये ध्यान दीजिए, ऑरेंज कलर दुपट्टा तेरा ऑरेंज रंग का, हाय नी मेरा दिल मंगदा तो ठीक है सर। तो देखिए ऑरेंज कलर में दिख रहा है सर, ज़िंदगी में ऑरेंज कलर आ गया। क्या लिखा है सर? बाई सेल्स अकाउंट। ये किस पर आता है? सेल्स वैल्यू पर। तो ऑलवेज ये सेल्स पर ही आएगा, ठीक है सर। इस पूरे मेथड में ये सेल्स पर ही रहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। गलती से भी इसको कॉस्ट में जो आप COGS निकालेंगे वो यहाँ मत लिख दीजिएगा। ऑलरेडी सर हमने इसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन किया है और आपको समझाया भी है, ठीक है सर। तो मुस्कुराइए क्योंकि ज़िंदगी हसीन है और आप चल रहे हैं अभी CA में, ठीक है सर। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ओल्ड सिलेबस का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 ICI मॉड्यूल का ओल्ड सिलेबस का क्वेश्चन है, ठीक है सर। तो आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन। काशी क्लोथ मिल्स ओपनड अ ब्रांच एट दिल्ली ऑन 1 अप्रैल 2008। ध्यान रहे 1 अप्रैल को ब्रांच ओपन ही हुआ है, दैट मीन्स 1 अप्रैल को खुला ही है, तो ओपनिंग स्टॉक तो होगा ही नहीं, दैट इज़ नील। क्यों सर? क्योंकि ईयर एंडिंग 2009 को ही हो जा रहा है और खुला है 2008 को, ये आपको आगे समझ में आएगा, ठीक है सर। ईयर एंडिंग डेट, तो इसी वजह से सर ओपनिंग नील है। ये हिंट है सर, ये सब हिंट है। आप ये नहीं कि अब चल दीजिएगा सर एग्ज़ाम टाइम में ढूंढने की, भाई अरे यार सर जी, सर क्वेश्चन में तो ओपनिंग स्टॉक ही नहीं दिया था, तो ये भैया बहुजन ने कहो सर जी इलाज तो मिल गो, बस बाकी मैं न जानी, तो ऐसा मत करिएगा सर, ठीक है। तो ये हो गया सर, ठीक है। और ईयर एंड डेट है, ईयर एंडेड डेट है 31 मार्च 2009, मतलब ये डेट है सर आपका ईयर एंड डेट। तो यही आपको इशारा कर रहा है कि ध्यान रहे 1 अप्रैल को ब्रांच ओपन ही हुआ है। ऑलरेडी सर यहाँ पर आगे भी देखिए आपका लिखा हुआ है कि काशी क्लोथ मिल्स ओपनड अ ब्रांच, ओपनड अ ब्रांच मतलब नया ब्रांच खोला दिल्ली में इतने तारीख को, ठीक है सर। यस सर। आगे पढ़ते हैं ऑरेंज लाइन ज़िंदगी में। गुड्स इन्वॉइस्ड टू ब्रांच एट सेलिंग प्राइस विच वाज 125% ऑफ कॉस्ट टू HO। सर ज़िंदगी में इतना भारी भरकम वर्ड सर नहीं सर, देखिए सेलिंग प्राइस, HO दिया ही ब्रांच को डायरेक्टली सेल करने के लिए, किस पर? IP पर। ध्यान से पढ़िए, मतलब यही है। गुड्स इन्वॉइस्ड मतलब हेड ऑफिस गुड्स भेजा ब्रांच को, ठीक है, ब्रांच को बेचने के लिए, ठीक है, SP पर बेचने के लिए, दैट इज़ जो कि यहाँ पर बराबर है इक्वल टू IP सेलिंग प्राइस। तो ब्रांच भेजा गुड्स को, IP प्राइस पे गुड्स भेजता है ब्रांच को, मतलब सर 1 मिनट सॉरी, और शायद कुछ और बोल दिए हो तो, मतलब हेड ऑफिस जो था सर काशी क्लोथ्स, ये है हेड ऑफिस, ठीक है सर। ओके, ऐसा समझिए हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स भेजा, तो जाहिर सा बात है सर IP अमाउंट पर भेजा होगा, हमने ऑलरेडी ये चीज़ समझा है। और क्या कहा कि IP अमाउंट पे ही तुम क्या करो, सेल भी करो। तो देयरफॉर क्या हम ऐसा कह सकते हैं सर कि SP इज इक्वल्स टू IP? ये सर कह सकते हैं। ओके, विच वाज 125% ऑफ कॉस्ट टू हेड ऑफिस, ठीक है सर। तो कितना था IP? 125% कॉस्ट का, ठीक है सर। ओके, दैट इज़ IP इज इक्वल्स टू SP, दोनों बराबर है। ओके, और IP कितना है सर? 125 रुपीज़। निकालेंगे सर, चिंता नहीं, सब कुछ दिखाएंगे। द फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ द ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू द ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च। ये तो ईयर एंडेड डेट है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया।
पर्टिकुलर्स अमाउंट कुछ, गुड्स सेंड टू ब्रांच एट कॉस्ट टू हेड ऑफिस। ठीक है सर। अब देखिए सर, ये सब लाइनें आपको सर समझना है, ठीक है, यही सब ट्रिक्स है, आपको पकड़ना है, ये ऑलरेडी कॉस्ट पर है। देखिए, गुड्स सेंड टू ब्रांच एट कॉस्ट टू HO, ये लाइन जो है ना सर, इसका मतलब क्या है कि ये ऑलरेडी कॉस्ट पर है, इसको सर आपको कन्वर्ट करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है सर। फिर आ जाइए आगे, सेल्स में क्या है, क्रेडिट सेल है, कैश सेल्स है, दो तरह का अमाउंट है सर। तो ये ग्रीन कलर है ज़िंदगी में सर। तो देखिए, ऐड करके आता है सेल वैल्यू, दैट इज़ आप इन दोनों को जब सर ऐड कर दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा क्या, टोटल सेल वैल्यू कितना है। तो टोटल सेल वैल्यू है सर 30,25,000। ठीक है सर, सब कुछ देखेंगे, टेंशन नहीं, फ़िलहाल बस समझिए सर। यहाँ जो स्टार मार्क है और जो कलर नहीं है उसका यहाँ पर इस्तेमाल नहीं है। ठीक है सर। कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, ये आपको सर डेटर मैथड में यूज़ होगा, तब हम सर डिस्कस करेंगे। ठीक है सर। आगे देखिए, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स क्या लग रहा है सर सुन के? सर ऐसा लग रहा है कि खर्चा है झूठ मूठ का अपना। यस सर, खर्चा है सर। तो क्या करेंगे, P&L में जाएगा क्योंकि खर्चा है, एक्सपेंस है। रिटर्न फ्रॉम डेटर्स, सर ये खर्चा नहीं है सर, डेटर को कुछ ना कुछ सर पसंद नहीं आया, या तो गुड्स डैमेज होगा या फिर कुछ भी बात रहा होगा, तो डेटर क्या किया सर, सेल्स रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो सेल्स रिटर्न कितने का सर, 10,000 का। ओके सर। आगे पढ़िए, स्पॉइल्ड क्लोथ इन बिल्स राइट ऑफ एट IP। ओ सर, एक और वर्ड सर ज़िंदगी में, नहीं देखिए, वहीं अभी हम सर आपको समझा रहे थे। स्पॉइल्ड मतलब क्या, वहीं मान लीजिए कि डैमेज हो गया या शॉर्टेज हो गया, ऐसा मान लीजिए। ठीक है सर, स्पॉइल का मतलब भी वहीं शॉर्टेज ही माना जाता है। ठीक है, और इस चैप्टर में हमने अभी आपको बोला, शॉर्टेज हो या स्पॉइलेज हो, ये किसको रेफ़र करता है, एबनॉर्मल लॉस को। कौन से लॉस को सर, एबनॉर्मल लॉस को। ठीक है, एबनॉर्मल स्पेस नहीं है सर, लिख देते हैं, लीजिए एबनॉर्मल लॉस। ओके सर। कितना है एबनॉर्मल लॉस, किस पे दिया हुआ है सर, राइट ऑफ एट IP अमाउंट पर दिया हुआ है। ये IP पर है, कॉस्ट पर आपको लाना पड़ेगा। क्यों सर, क्यों कॉस्ट बेसिस में है सर। ठीक है, ओके सर। फिर आ जाइए, चेक सेंड टू ब्रांच फॉर द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, ब्रांच को चेक दिए उसके खर्चा के लिए। ठीक है, दैट इज़ रेंट, सैलरीज, अदर एक्सपेंसेस, ये तो सब तो सर P&L में जाएगा, आप भी जानते हो। प्रिपेयर कीजिए नेसेसरी अकाउंट्स, स्टॉक, डेटर मेथड। तो सर फिलहाल अभी हम ये मेथड तो अभी सीखे नहीं है। ठीक है सर, हमने स्टार्ट ही किया है फाइनल अकाउंट सिस्टम से, और इसी के ऊपर सर हम ये क्वेश्चन को ऊपर बना के ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि मेथड कोई भी हो ज़िंदगी में, आंसर सर आपका सब मेथड में सेम ही आता है। ठीक है सर, तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। ओके, तो चलिए, नोट्स तो हो गया, क्वेश्चन भी समझ लिए, अब आ जाते हैं सर सॉल्यूशन के ऊपर। तो सॉल्यूशन क्या है सर ज़िंदगी में, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ओनली फॉर प्रैक्टिस फ्रॉम बुक। प्रैक्टिस के लिए हम इसको क्या कर रहे हैं, बाय यूजिंग फाइनल अकाउंट सिस्टम से बना के देख रहे हैं कॉस्ट बेसिस पर। किसी भी मेथड से करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा, अप्रॉक्स, लगभग। कुछ अगर राउंड ऑफ में कुछ सर पैसे पे डिफरेंस हो जाए तो वो अलग बात है, बाकी सब कुछ सेम आता है। ठीक है, तो देखिए, लेट एज्यूम इफ़, अगर सर कॉस्ट 100 माने, ठीक है, जैसे हम अब तक करते आए हैं सेम वैसे ही करेंगे सर। ठीक है, नंबर 2, देयर फोर IP या SP कितना बोला था सर, कॉस्ट का 125%। तो आप अपना कैलकुलेटर उठाइए सर, हम आपको करके दिखाते हैं। 100 × 125 परसेंटेज मारिए। ठीक है, ठीक है सर। तो देखिए आपकी कैलकुलेटर स्क्रीन पे होगा, डायरेक्टली कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें, आपके अमाउंट, आपका कैलकुलेटर स्क्रीन पे होगा सर 125 रुपीज़। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो सर कॉमन सेंस लगा के, बट जनरली एग्ज़ाम में सर कुछ भी रेट वगैरह, परसेंटेज वगैरह आगे पीछे देगा, तो सर ध्यान रहे हमेशा आप कैलकुलेटर को ही यूज़ कीजिए एग्ज़ाम टाइम में। ठीक है, अपना दिमाग ज़्यादा ना लगाएं, क्योंकि टाइम का वहाँ पर बहुत ही पाबंदी रहता है। ठीक है सर, और ध्यान से कैलकुलेटर के ऊपर भी प्रेस करें। ओके सर। वर्किंग नोट नंबर 1, ओपनिंग स्टॉक है नील, यस सर, प्लस गुड्स सेंट टू ब्रांच। ठीक है, गुड्स सेंट टू ब्रांच कितना था सर क्वेश्चन में, 28,08,400, जो कि सर ऑलरेडी आप देखेंगे तो सर वो, आप जाके देखिए क्वेश्चन में,
वो जो पर्टिकुलर्स और अमाउंट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो सबसे ऊपर दिया, और हमने आपको ये भी वहाँ पर लिख के कहा है कि वहाँ पर आपको बताया भी सर कि ऑलरेडी वो कॉस्ट पर है। अगर आपको याद नहीं तो मुस्कुराइए और कहिए ज़िंदगी में आप कहाँ हैं, सीए में हैं। देखिए 2,80,000 सॉरी 28,08,400। ठीक है सर, ओके सर। तो ओपनिंग स्टॉक तो ज़िंदगी में नील था सर, क्योंकि क्यों नील था सर, क्योंकि फर्स्ट ईयर है, ओपनिंग है, ब्रांच अभी सर ओपन ही हुआ है, तो ओपनिंग स्टॉक तो सर नील ही होगा। ओके, नीली नील होगा। ठीक है सर। तो देखिए गुड्स सेंड टू ब्रांच 28,08,400, ये क्या है सर, कॉस्ट पर है। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है सर। ओके, देयरफॉर टोटल गुड्स विथ दिल्ली ब्रांच कितना है सर, 28,08,400 का एट कॉस्ट पर। ठीक है, ओके सर। अब आ जाइए सर, देखते हैं जैसा कि हम करते आए हैं डिवाइड COGS, स्पॉइल्ड और क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है सर, ओके। तो सेल वैल्यू में से क्या करेंगे सर, लेस सेल्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है, ओके सर। तो नेट सेल्स आपके सामने आ जाएगा। ठीक है सर, ओके। तो देखिए थोड़ा वो आगे पीछे दिख रहा है सर, 1 मिनट, ऊपर नीचे हो गया है। तो देखिए सर, सेल वैल्यू के सामने ये ले लीजिए, इसको हम सर अभी ग्रीन कलर से कर देते हैं। 1 मिनट, जस्ट गिव मी वेट, मेरा डिफेंस। और सेल्स रिटर्न होगा 10,000, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया इसीलिए सर, कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। सेल वैल्यू क्या है सर, 30,25,000। ठीक है, 30,25,000। अपने क्वेश्चन में जाइए, हमने आपको कहा था कि सेल्स में क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स गिवन है, दोनों को ऐड कर दीजिए, इतना ही आएगा। ठीक है सर। फिर लेस क्या करेंगे सर, ये पिंक कलर, पिंक दिला तू तेनो बुर्ज खलीफा, तेनो बुर्ज खलीफा। तो सर वही पिंक कलर से गाना नहीं है यार, पता नहीं, चलो ठीक है, अभी याद नहीं आ रहा है जो भी है। सेल्स रिटर्न मतलब सर रिटर्न फ्रॉम डेटर, देखिए कुछ अमाउंट था सर, हमने पढ़ा था सर। यस सर, जो कहते कि ये अरे यार ये तो खतरा हो गया भाई साहब, डेटर को कुछ पसंद नहीं आया। ठीक है, तो रिटर्न फ्रॉम डेटर्स, ठीक है सर, 10,000 अमाउंट गिवन है। यस सर, देखिएगा सेल्स रिटर्न नाम से वहाँ पे हमने क्वेश्चन में लिखा भी है, और उसको ग्रीन कलर से सर जी हमने अंडरलाइन भी किया था। ठीक है, तो ध्यान रहे वहाँ पर एक और लाइन है, एक और वर्ड है, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। तो जल्दी जल्दी में सर एग्ज़ाम में कुछ ऐसा हरकत मत कर दीजिएगा, समझ रहे हैं ना। जैसे देखिए अभी दिखाते हैं, रिटर्न फ्रॉम डेटर्स, सेल्स रिटर्न ये है 10,000 का, बट जल्दी जल्दी में ऐसे मत देख लीजिएगा कि डेटर 15,000। ठीक है, या फिर ऐसे टेढ़ा मत देख लीजिएगा ऐसे। ठीक है सर, क्योंकि ऑलरेडी ये होता है, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिनका सर ये होता था, और हमने सर उस चीज़ को एनालाइज भी किया है। ठीक है सर, तो वही हम अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहे हैं कि रिटर्न फ्रॉम डेटर ऐसे मत देख लीजिएगा 15,700, या इसको मत मान लीजिएगा, थोड़ा ध्यान से और थोड़ा स्ट्रेट नज़र से देखना है सर। ठीक है, ज़िंदगी में सीधा देखो, समझे। अगर आपको ऊपर जाना है तो ज़्यादा इधर उधर ताकोगे तो भाई साहब गड्ढा में गिर जाओगे। ठीक है, तो गिरना नहीं है। ओके सर। तो सर जी सेल्स वैल्यू इधर, और ये है सर आपका 10,000। तो ठीक है सर, माइनस कर देंगे सर। ओके सर, माइनस कर देते हैं। तो सर 30,25,000 में से 10,000 माइनस हो गया, तो 30,15,000 आ गया। इसको क्या कहेंगे सर, नेट सेल्स। सिंस ऑन कॉस्ट, क्योंकि हमको क्या चाहिए सर, हम कर रहे हैं कॉस्ट बेसिस, तो हमको जानना है कि ये जो 30,15,000 का सेल वैल्यू पर है जो दिख रहा है अमाउंट, इसका ओरिजिनल कॉस्ट दैट इज COGS कितना है, कितने का गुड्स हमने बेचा है। तो सर यहाँ पर सर कॉस्ट SP अमाउंट क्या है, IP इक्वल्स टू SP, सर 125 ही है, तो ऊपर SP और नीचे भी SP। ठीक है, क्योंकि IP SP दोनों बराबर है, तो 125 आ गया, और ऊपर SP नीचे SP, और यहाँ पर 100 क्यों सर, क्योंकि कॉस्ट पर लाना है। सॉल्व करिएगा, देन यू गेट सर आंसर 24,12,000 दैट इज COGS। ओके सर। फिर आ जाइए पॉइंट नंबर 2 पर, स्पॉइल्ड में क्या है सर, 5,000 आपको IP पर गिवन है। ओ यस, आप देखिए सर,
ये हमने कहा था कि डैमेज वगैरह हो गया, येलो कलर से सर वहाँ पर लाइनिंग मारा हुआ है, ये आईपी पर गिवन है, उसके लास्ट में लिखा हुआ है राइट ऑफ एट आईपी, इसका मतलब है आईपी पर वो गिवन है। ध्यान दीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस पर, ट्रिक वगैरह को सर थोड़ा ध्यान रखना है कि ये लाइन क्या है, क्या लाइन बोल रहा है, वो लाइन का मतलब आपको समझ में दिमाग में होना चाहिए, वरना उल्टा मत समझ लीजिएगा, वरना सर आंसर कहीं और से और लेके आपको चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए देयरफॉर ऑन कॉस्ट क्या निकालेंगे सर, क्योंकि आईपी पर गिवन है, हमको चाहिए सब कुछ कॉस्ट पर, क्योंकि हम कॉस्ट बेसिस में बना रहे हैं सर। ठीक है, कॉस्ट बेसिस में तो क्या करेंगे, देयरफॉर ऑन कॉस्ट 5000 आईपी, 5000 ऊपर में आईपी और 125 भी आईपी हैं, तो नीचे में भी आईपी और साइड में इंटू कर दिए सर 100 से, क्योंकि हमको लाना किस पर है, कॉस्ट पर लाना है। तो देयरफॉर 4000 आ गया सर आपका कॉस्ट पर। ठीक है, अब देख लीजिए क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर क्या बचा। टोटल गुड्स था 28,08,400 का, जिसमें से आपने COGS के ऊपर सेल किया 24,12,000 का। तो देयरफॉर क्लोजिंग स्टॉक में होना चाहिए सर 3,96,400। ठीक है, जिसमें से स्पॉइलेज भी आपका ऑलरेडी हुआ है कितना सर, 4,000 का, तो इसको भी पहले घटा लेंगे। ठीक है, ठीक है सर, ओके, तो ये हुआ सर 4,000 चला गया। ठीक है, और तब लास्ट में क्या करेंगे सर, देयरफॉर जो बच रहा है ये अमाउंट 3,92,400, ये आपका माना जाएगा क्लोजिंग स्टॉक इज बैलेंसिंग फिगर एट कॉस्ट। ठीक है सर, कॉस्ट कैसे आ गया सर, ज़िंदगी में कॉस्ट ऐसे आ गया कि ये भी कॉस्ट पर, ये भी कॉस्ट पर, ये भी कॉस्ट पर, तो ऑटोमेटिकली क्लोजिंग स्टॉक भी आएगा आपका कॉस्ट पर। ठीक है सर, अब एक चीज़ सर यहाँ पर अभी से ही आपको सीखना ज़रूरी है कि देखिए यहाँ पर सर आपको इस क्वेश्चन में ये वर्किंग, क्योंकि सर ये वर्किंग यहाँ पर जैसे हम अभी तक बोलते आए थे कि देखिए ये वर्किंग यहाँ पर सर क्लोजिंग स्टॉक के लिए किया है। क्यों सर, क्योंकि आपको COGS गिवन है, स्पॉइल्ड अमाउंट गिवन है, बट आप ध्यान से देखिए सर क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक गिवन नहीं है, और जब तक क्लोजिंग स्टॉक गिवन नहीं होगा तब तक आपको GP निकालना बात पॉसिबल ही नहीं है सर। ठीक है, तो ये वर्किंग हमने क्यों किया सर, ये क्वेश्चन हमें ये समझाता है कि ये वर्किंग क्लोजिंग स्टॉक के लिए किए, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक भी चाहिए, क्योंकि शॉर्टेज जिससे आप स्पॉइलेज कह रहे हो वो तो ऑलरेडी गिवन है। किसी किसी क्वेश्चन में आपको उल्टा होता है, क्लोजिंग गिवन होता है और स्पॉइलेज आपको कैलकुलेट करना रहता है, ये भी हमने सर देखा है। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखिएगा सर कि ये वर्किंग क्या करता है, ये वर्किंग में COGS आपके पास हमेशा आपको कैलकुलेट करना है ऐसे ही। ठीक है, जिस पर आपको चाहिए वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा आगे चल के जब आपका मेथड चेंज होगा, बट ये मेथड सर आपको हमेशा काम देगा। अगर स्पॉइलेज मिस है तो स्पॉइलेज निकाल लीजिए, या फिर क्लोजिंग स्टॉक मिस है तो सर आप क्लोजिंग स्टॉक निकाल लीजिए। बट ध्यान रहे सर, अगर किसी कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आता है कि स्पॉइलेज भी गायब है और क्लोजिंग स्टॉक भी गायब है, तो सर ऐसा कंडीशन में सर ध्यान रखिएगा ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बना जिसमें 2 अमाउंट आप सर मिसिंग हो और आप निकाल लीजिए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है सर, दुनिया में ऐसा कोई भी क्वेश्चन ही नहीं हुआ। ठीक है सर, तो ऐसे कंडीशंस में आपको ये मानना पड़ेगा कि स्पॉइलेज जो है वो नील है। ठीक है सर, ये हम आगे भी बताएंगे, बट अभी हम बता दिए क्योंकि हमको सर यहाँ पर ज़रूरी लगा अभी समझाना। ठीक है, क्योंकि अभी आप शायद समझ जाओ तो ठीक है, वरना प्रैक्टिकल से तो आगे में आप समझ ही जाओगे। ठीक है सर, तो इस तरह से हमें क्या पता चला कि सर हमने ये वर्किंग से क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट को निकाला। ओके सर, फिर आगे आते हैं दिल्ली ब्रांच। ठीक है, तो देखिए दिल्ली ब्रांच मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, ट्रेडिंग एंड पेंडल अकाउंट बनाएंगे फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2009। ये कहाँ से लाएँ सर, क्वेश्चन में ही गिवन था। ओके सर, अब देखिए ओपनिंग तो सर नील है, गुड्स सेंड टू ब्रांच हमने ऑलरेडी सर इसको कितना, ये तो सर ऑलरेडी गिवन था आपका कॉस्ट पर। ध्यान रहे यहाँ पर सर सारा अमाउंट आएगा कॉस्ट पर ही, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, कॉस्ट बेसिस, कॉस्ट अप्रोच। ठीक है सर, अब देखिए सेल्स रिटर्न जो कि था सर 30,25,000 और माइनस रिटर्न फ्रॉम डेटर दैट इज सेल्स रिटर्न 10,000 का किए, तो आ गया सर 30,15,000। ध्यान रहे ये हमेशा सर 30,15,000 पर ही रिकॉर्ड होगा, मतलब ये सर हमेशा ऑलवेज 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 ध्यान रखिएगा ये किस पे रिकॉर्ड होता है सर, सेल्स वैल्यू पर। ठीक है, दैट इज सेल्स प्राइस पर। ठीक है, सेलिंग प्राइस पर। ये होता है सर आपका कॉस्ट पर, ये हो रहा है कॉस्ट पर। ठीक है, स्पॉइलेज भी होगा कॉस्ट पर, क्लोजिंग स्टॉक भी होगा कॉस्ट पर, बट ये होगा सर आपका स्पेशली
सेल वैल्यू दैट इज़ सेलिंग प्राइस पर, और ये तो सर आपका सामने है बैलेंसिंग फिगर। तो इतनी चीज़ों को सर ध्यान से रखना है अपने माइंड में व्हेन यू आर इन द कॉस्ट अप्रोच। ठीक है सर, ओके। अब तक सर ऑलरेडी हम इतना सर प्रैक्टिकल मैं आपको समझा ही चुके हैं कि आपको ये चीज़ें तो सर अभी तक आ ही गया होगा। ठीक है, तो मुस्कुराइए, क्योंकि मुस्कुराना हर लड़की की अदा है, और जो इसे प्यार समझे वो गधा है। तो आइए सर, तो ओपनिंग स्टॉक हमारा हो गया, गुड्स एंड टू ब्रांच कहाँ से लाए वो हो गया, सेल्स सर ये भी समझ गया। स्पॉइलेज, स्पॉइलेज सर हमने आपके सामने कैलकुलेट किया 4000। अब सर देखिए यहाँ पर एक रीज़न भी है, वो भी आपको समझाएंगे, बट पहले ये देख लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक भी सर हमने निकाला 3,92,400। ठीक है सर, अब क्या करेंगे सर, ये पूरे साइड को जोड़ें। 34,11,400 आया, जिसमें से ओपनिंग स्टॉक तो है ही नहीं, गुड्स एंड टू ब्रांच था, इसको माइनस कर दिए। जो भी आप बैलेंसिंग फिगर बच रहा है ये क्या है सर, आपका जीपी। सर आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं क्या? यस, एकदम क्रॉस चेक भी आप कर सकते हैं, एंड ये बहुत ही यूज़फुल फार्मूला है। आपको बताएंगे सर कि हमारे जो सर थे वो भी एक बार अटकते थे जब भी, तो सर वो भी मतलब अटकते थे, क्या हो जाता है यार। ठीक है, तो एक बार बस एक ही बार यार सर से भी फॉल्ट हुआ था, तो उस टाइम में सर भी इसी तरह से पकड़े थे भाई। ठीक है, वो यार नेचुरली है। ठीक है, तो सर भी इसी मेथड को यूज़ करके पकड़े थे कि हाँ भाई मिस्टेक हुआ है। तो सर ये एक बड़ा ही शानदार और ज़बरदस्त सॉल्यूशन टेक्निक है पकड़ने का। ठीक है, करते क्या है सर, सेल वैल्यू 30,15,000 को उठा के ले आते हैं। ठीक है, और इसमें से माइनस कर देते हैं सर जो आप पीछे वर्किंग में COGS निकाला। ऑटोमेटिकली सर आपका कैलकुलेटर स्क्रीन पे आ जाएगा 6,03,000, जो कि आपका सर यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर करने पे आना चाहिए। ठीक है सर, ओके। उसके बाद देखिए सर, जीपी को यहाँ से CD से BD किए, CD से BD किए, ओके, मतलब CD ब्लॉक से BD ब्लॉक पे आ गए। यस अब देखिए सर आगे क्या करेंगे। रेंट आपको सर देखिए वहाँ लिखा हुआ है चेक सेंड टू ब्रांच फॉर फॉलोइंग एक्सपेंसेस। रेंट के नाम पे 72,000 दिए हैं। सिंपली उठा के लाएंगे सर। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ध्यान रखिएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को आप ये कॉस्ट अप्रोच से बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। उसको कॉस्ट पर कन्वर्ट करना या IP पर कन्वर्ट करना, ऐसा कुछ भी वहाँ गिवन नहीं होता। ये सर आपको कॉस्ट और IP का ये जो गेम है ये आपको यहाँ पर सेटलमेंट करना है। ठीक है, फिलहाल कॉस्ट मेथड में आप इतना ही समझिए, आगे जैसे जैसे हम बात करते जाएंगे सर आपको प्रैक्टिकली समझाते जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल कॉस्ट का असर किस पे, यहाँ पर आपको दिखाना है। ठीक है, जिस पर होता है ध्यान रहे, सेल्स पर मत लगा दीजिएगा, और GP तो सर आपका बैलेंसिंग फिगर है, बाकी सब कुछ तो आपको पता ही है। तो सर रेंट यहाँ पर सीधा उठा के ले आए, सैलरी भी क्वेश्चन से उठा के ले आए, अदर एक्सपेंसेस भी उठा के ले आए सर, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स भी उठा के ले आए। ठीक है, देयरफॉर सर ये अमाउंट ज़िंदगी में बता रहे हैं लॉस ऑफ गुड्स दैट इज़ अब नॉर्मल लिखा हुआ है। ठीक है सर, 4,000 का। और सर नेट प्रॉफिट जो बैलेंसिंग फिगर था सर, ठीक है, देखिए इसको कैसे निकाले सर, नेट प्रॉफिट को इस साइड जोड़े तो इतना था, इसमें से क्या किए सर 1 बाई 1 ये सारी चीज़ों को कैलकुलेटर से माइनस करना स्टार्ट किए, क्योंकि बैलेंसिंग फिगर हमको नेट प्रॉफिट जानना था। और सर जब आपने इतना माइनस कर दिया तो बैलेंसिंग फिगर आपके कैलकुलेटर स्क्रीन पर आएगा 2,96,300। तो ये हो गया सर आपका नेट प्रॉफिट। ठीक है, ओके सर। अब बता दीजिए सर थोड़ा सा ज़िंदगी में सर ये 4,000 यहाँ पे भी आपने कुछ बोला था बताएंगे, और सर जी यहाँ पर भी आपने बोला था बताएंगे। यस, तो देखिए सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं। स्पॉइलेज 4,000। अब इसका सर रीज़न सुनिए। नंबर 1, स्पॉइलेज निकालने का रीज़न क्या है? स्पॉइलेज निकालने का सर रीज़न ये है कि एक तो ये GP को गड़बड़ नहीं होने देता, ये एकदम एक्यूरेट निकलता है। स्पॉइलेज निकालना इसलिए ज़रूरी है ताकि GP मेरा एक्यूरेट आए। ओके सर। और सेकंड नंबर, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि ये होगा, दैट इज़ एबनॉर्मल लॉस है ये। क्योंकि क्वेश्चन में आपने देखा क्या, कहीं लिखा कि एज्यूम किया हुआ था, पहले से पता था, या फिर आप एज्यूम करिए, एज्यूम स्पॉइलेज एज नॉर्मल लॉस, ऐसा कुछ लिखा था क्या सर? नहीं लिखा था। तो इसीलिए इसको क्या मानेंगे सर? एबनॉर्मल लॉस मानेंगे। ठीक है, वही चीज़ें सर हमने आपको नोट्स में भी समझाया, और वही चीज़ें यहाँ पर भी सर आपको हम बता रहे हैं। तो यही वाला चीज़ था सर जिस पर हमने नोट्स में डिस्कस किया था, क्योंकि हमको पता नहीं था कि ये एबनॉर्मल लॉस है। और क्योंकि ये अब एबनॉर्मल लॉस है 4,000 का, तो देखिए ये तो पहले है सर आपका ट्रेडिंग में, क्योंकि ये ट्रेडिंग यहाँ तक होता है। ठीक है, तो ट्रेडिंग में ये
यहाँ पर है ही, ठीक है, प्लस 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 इसका ट्रांसफ़र कहाँ होगा, यहाँ भी होगा। ये क्या है सर, P&L इसको ज़िंदगी में हम लोग कहते हैं आजकल। ऊपर वाला तो ट्रेडिंग है और P&L वाला तो सर नीचे होता है, ठीक है, P&L नीचे ही आता है, ट्रेडिंग के बाद बनता है। यस सर। तो ये P&L में भी जाएगा, कैसे जाएगा सर, लॉस ऑफ गुड्स। अब देखिए 4,000 एबनॉर्मल लॉस मतलब क्या कहेंगे सर, कि पता नहीं था कि स्पॉइलेज होगा, इसलिए करेंट ईयर में लॉस में करेंट ईयर में ये क्या है, मेरे लिए लॉस है, दैट इज़ 4,000 का लॉस हुआ है। तो P&L से राइट ऑफ करेंगे, P&L को अपने ऑफिस में बुलाएंगे और बोलेंगे भाई पता नहीं था कि ये लॉस हो जाएगा, ठीक है, तो इसको भाई जल्दी से सेटलमेंट करो और भगाओ इसको, ठीक है सर। तो P&L आया और P&L को बुला करके सर हमने इसका सेटलमेंट करवाया, ठीक है। और ये था सर आपका एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट, ठीक है। एक तो यहाँ पे 4,000 आता है ट्रेडिंग में और दूसरा P&L में आता है। अब सुनिए सर, अगर ये नॉर्मल लॉस होता तो अगर सर क्वेश्चन में लिख देता कि एज्यूम दिस लॉस इज़ नॉर्मल लॉस, उस कंडीशन में सर जी क्या करते हैं, तो सर उस कंडीशन में हम ये करते हैं कि हम सीधा बोल देते हैं ना कि भाई साहब देखिए बात दरअसल ऐसा है कि भैया, क्योंकि आप हो सर जी नॉर्मल लॉस, तो नॉर्मल लॉस का तो पहले से ही, अगर ये नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस है, तो नॉर्मल लॉस तो सर पहले से ही हमको पता था, एज्यूम था, तो ये सिर्फ यहाँ तक तो आएगा 4,000, यहाँ पर तो सर आता, ठीक है। इसमें सर ये बात लिखा हुआ है कि आप यहाँ तक तो सर ला सकते हैं, ये इसका रूल है ब्रांच अकाउंटिंग का, बट आपको P&L से राइट ऑफ करने का ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी इसको एडजस्ट कर दिया है पहले ही, क्योंकि आपको पहले से ही पता था, पहले से ही एज्यूम था हमको कि ये नॉर्मल लॉस होगा ही 4,000 का, इसलिए सर ये P&L में नॉर्मल लॉस नहीं आता, ठीक है। नहीं आता मैंने नहीं आता, नहीं पाई है मैंने नहीं पाई जी अन्ना, नॉर्मल लॉस मांगता ही नहीं P&L में। ओके सर, इस पर हमने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 2 में बेसिक्स में भी सर डिस्कस किया है, ठीक है सर। ओके सर। कॉन्सेप्ट नंबर 2 का थोड़ा क्वेश्चन सर आगे पीछे है। जस्ट गिव मी 1 मिनट, 1 मिनट सर। तो सर ये था हमारा, बन गया सॉल्यूशन ख़त्म। इसमें सर क्या निकालना था हमको, जीपी निकालना था, जो कि हमने आपको निकाल के दिखाया 6,03,000, ठीक है। और इसके बाद क्या निकालना था, नेट प्रॉफिट, जो कि है 2,96,300। आप चाहें तो सर क्वेश्चन से भी आप मिला सकते हैं, 1 मिनट ज़िंदगी में पहले क्वेश्चन लेके आइए सर, तो आप देख सकते हैं सर कि नेट प्रॉफिट का आंसर गिवन है 2,96,300। ओके सर, ज़िंदगी में अब तो खुश हैं। ओके सर, तो आइए अब सर क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसका सर पहले कॉन्सेप्ट आपको समझा देते हैं, उसके बाद सर क्वेश्चन भी ले आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सर आगे रह गया है, ठीक है, मतलब वो क्लिक करना सर जल्दीबाजी में छूट गया, तो उसको सर हम कैप्चर कर लेंगे, आप टेंशन नहीं। तो देखिए सर कवर कर लेंगे, टेंशन नहीं, आप फिलहाल नोट के ऊपर ध्यान दीजिए। नोट नंबर दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट, एंड दिस इज़ कंसेप्ट नंबर 3, एग्जाम्पल 2 के सॉल्यूशन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है सर। ये सॉल्यूशन करेंगे तो आपको ये प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा ये नोट्स। ओके सर, क्या कहा कि इफ़ एनी आइटम लाइक ओपनिंग स्टॉक, गुड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक आर गिवन इन क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन में दे दिया, बट प्राइस इज़ नॉट मेंशन, दैट इज़ विच प्राइस इज़ दिस, यही नहीं कहा कि भाई ये कॉस्ट है कि आईपी है, ऐसा कुछ बोला ही नहीं सर, देन ऑलवेज एज्यूम आईपी। तो क्या मानेंगे सर, ऐसे कंडीशन में हम मानेंगे सर इसको आईपी। किस मेथड में सर, कॉस्ट मेथड में। कॉस्ट मेथड में अगर कोई कभी भी ध्यान रहे, ओपनिंग स्टॉक, गुड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक, ये सब आपको गिवन है इसका अमाउंट कि भाई 20,000 30,000 कुछ भी दे दिया, बट ये नहीं बोला कि ये अमाउंट एट कॉस्ट पर है, ठीक है, या फिर आईपी पर है, तो इसको क्या करेंगे, आईपी पर मानिएगा और सर क्वेश्चन आप आगे बनाइएगा, क्योंकि यही रूल है, दिस इज़ द रूल ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग, ठीक है सर। ओके, तो चलिए सर, ये क्वेश्चन में स्पेशलिटी क्या है, एक तो सर ये 1 by 1 दैट इज़ फ्रैक्शिकन, दैट इज़ फ्रैक्शिकन फ्रैक्शन में गिवन है, ठीक है सर, दैट इज़ ये
फ्रैक्शन में गिवन है इसमें रेट, ठीक है। और दूसरा नंबर सर जो इसमें नेट गुड्स है, नेट गुड्स एंड नेट सेल्स का फंडा है, ठीक है सर। नेट नेट गुड्स एंड, और देखिए ये वाला सर, ये आप इसमें सीखेंगे न्यू। देखिए स्पेशलिटी क्या है थोड़ा सा पहले बता देते हैं, फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। एक तो सर ये फ्रैक्शन वाला, ठीक है। उसके बाद सर ये वाला चीज़ है, ठीक है, जो वर्किंग आप देख रहे हैं, नेट गुड्स सेंड टू ब्रांच, इसका वर्किंग आप सीखेंगे। और क्या सीखेंगे सर हम ज़िंदगी में, ये भी सीखेंगे सिंस नेट सेल्स, ठीक है सर। और इसमें ये एक ट्रिक भी देखेंगे कि अगर रेशियो के हिसाब से क्वेश्चन आ जाए तो सर क्या करेंगे सर ज़िंदगी में। अरे सर कैसा क्वेश्चन आ गया सर, अरे यार कुछ नहीं है प्रो भाई, सब तो लौंडा बनना है भाई, दिखाएंगे ना कैसे निकलेगा ना, देखिए ऐसे, ठीक है सर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो जस्ट गिव मी ब्रेक ताकि हम सर फोटो को ऐड कर लें, ठीक है। तब तक के लिए सर जय हिंद जय भारत। अगले पार्ट में हम मिलते हैं सर इसका यहाँ से क्वेश्चन का सॉल्यूशन के साथ।